नमस्कार। भारत और चीन के बीच दशकों की सीमा विवाद बरकरार। अगस्त 2023 भारत और चीन के बीच संबंध में तनाव बढ़ गया। आपसी विश्वास ढहने लगा है। सीमाओं को चुनौती दी जाने लगी है। दोनों ने एक दूसरे को संयम बरतने की सलाह दी है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला, बल्कि दरार और गहरी हो गई। दुनिया के दो सबसे अधिक आबादी वाले इन देशों के बीच दशकों की सीमा विवाद बरकरार है। लेकिन सिर्फ यही तनाव अकेला मुद्दा नहीं है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत और चीन अपने संबंध सामान्य बना सकते हैं। भारतीय सैनिक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल दिल्ली में कार्गेनिक इंडिया के सिक्योरिटी स्टडीज प्रोग्राम की वरिष्ठ विश्लेषक शिवानी मेहता कहती हैं कि एलएसी यानी लाइफ ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी वास्तविक सीमा नियंत्रण रेखा दोनों देशों के नियंत्रण वाले हिस्से को एक दूसरे से अलग करती है। मगर एलएसी को लेकर भारत और चीन में कभी नहीं समझौता हुआ। हजारों किलोमीटर लंबी इस रेखा को एक तरह से दोनों देशों के बीच सीमा के तौर पर देखा जाता है। एलएसी उत्तर पूर्व भारत के पहाड़ी इलाकों तक जाती है। इस क्षेत्र में ग्लेशियर है, सूखी समतल जमीन है और खेती की जमीन भी है। विवादित सीमावर्ती क्षेत्र में दोनों ही तरफ कई किस्म के कंस्ट्रक्शन किए जा रहे हैं, जो विवाद का एक मुद्दा है। शिवानी मेहता के मुताबिक इन इलाकों में बन रहे सभी प्रोजेक्ट सैनिक कंस्ट्रक्शन नहीं है। भारत की तरफ से भी सड़कें बनाई जा रही हैं। भारत और चीन के बीच सीमा के संदर्भ में एलएसी शब्द का इस्तेमाल 60 सालों से हो रहा है। शिवानी कहती हैं कि चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री शाओ एन लाई ने 1960 में अपनी दिल्ली यात्रा के दौरान एक पत्रकार सम्मेलन में इस शब्द का इस्तेमाल किया था। इस बात के भी सबूत हैं कि उन्होंने तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साथ 1959 में बातचीत में भी इस शब्द का इस्तेमाल किया था। 1947 में भारत ने ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी पाई और 1949 में चीन एक कम्युनिस्ट राष्ट्र बन गया। 50 के दशक में दोनों देशों के बीच संबंध अच्छे थे, लेकिन अधिक समय तक नहीं टिक पाए। 1962 में सीमा विवाद के चलते चीन और भारत के बीच युद्ध छिड़ गया। 1 महीने से कुछ अधिक चले इस युद्ध में भारत के अधिक सैनिक मारे गए या घायल हुए। वो युद्ध चीन की तरफ से युद्ध विराम की घोषणा के साथ समाप्त हुआ। विश्लेषक मानते हैं कि 1962 के बाद से चीन और भारत के संबंध अच्छे नहीं रहे हैं। इस दौरान सीधे युद्ध तो नहीं छिड़ा, लेकिन संघर्ष जारी रहा। 2020 के जून महीने में दोनों देशों के सैकड़ों सैनिकों के बीच हिमालय के लद्दाख क्षेत्र में हिंसक झड़पें हुईं, जिसमें कम से कम 20 से अधिक भारतीय सैनिक मारे गए। चीन ने अपने केवल 4 सैनिकों के मारे जाने की आधिकारिक तौर पर पुष्टि की, लेकिन इस संघर्ष में दोनों ओर से दर्जनों सैनिक घायल भी हुए। वहीं शिवानी मेहता ने बताया कि 2020 के संघर्ष और भारत को चौंका दिया था और हताहतों की बड़ी संख्या को देखते हुए उसने अधिक आक्रामक रूप अपनाया और तीखे बयान भी दिए। इस संघर्ष के बाद ऐसी वारदातों को नियंत्रित करने के लिए दोनों देशों के बीच कई दौर की बातचीत हुई और सीमा की निगरानी के लिए कुछ दिशा निर्देश पर सहमति भी बनी। इस साल अगस्त में जोहानिसबर्ग में ब्रिक्स संगठन के शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई। इसके बाद दोनों नेताओं ने एक साझा समझौता बयान में कहा कि सीमा विवाद पर विस्तार से रचनात्मक बात हुई है और यह वार्ता सैनिक और कूटनीतिक माध्यमों से जारी रहेगी। शिवानी मेहता कहती हैं कि 2020 से अब तक दोनों देशों के सैन्य कमांडरों के बीच वार्ताओं के 19 दौर हो चुके हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वो अभी साथ बैठकर सीमा रेखा निर्धारित करने के लिए तैयार हैं।
फिलहाल उनका उद्देश्य केवल तनाव कम करना है, लेकिन जिस प्रकार एलएसी के दोनों तरफ सैनिकों की तैनाती बढ़ती जा रही है, उसे देखकर नहीं लगता कि तनाव कम हो पाया है। दोनों ही पक्ष अपना रुख कड़ा कर रहे हैं। ऐसे में अगर सैन्य तैनाती इसी तरह बढ़ती रही तो संभावना है कि दोनों देशों के सैनिक फिर एक दूसरे से टकरा सकते हैं। ऐसे टकराव की स्थिति सिर्फ एलएसी पर ही नहीं है, बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी दोनों देशों के बीच गहरे मतभेद देखने को मिल सकते हैं। मलक्का दुविधा इवान लिडारवेन भारत चीन संबंधों के जाने माने विशेषज्ञ हैं और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के विजिटिंग फेलो हैं। इवान का मानना है कि भारत और चीन दक्षिण एशिया में एक प्रबल देश है। दोनों देश इस क्षेत्र में अपना अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जो टकराव की एक वजह है। इवान कहते हैं कि मेरे ख्याल से पारंपरिक तौर पर दक्षिण एशिया में भारत का वर्चस्व रहा है। कुछ हद तक उसे यह ब्रिटिश राज्य का हिस्सा रहने की वजह से विरासत में मिला है। दूसरे, वह दक्षिण एशिया के मध्य में स्थित है। पहले इस क्षेत्र में चीन का खास प्रभाव नहीं था, लेकिन पिछले 20 सालों में चीन ने इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। खास तौर पर पिछले दशकों के दौरान उसने श्रीलंका और बांग्लादेश में अपनी पैठ जमाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। मगर चीन के लिए दक्षिण एशिया इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इस सवाल पर इवान लिंडारेव कहते हैं, तथाकथित मलक्का डायलेमा या दुविधा से चीन हमेशा चिंतित रहा है। मलक्का डायलेमा का अर्थ है कि चीन इस बात से चिंतित है कि संघर्ष या युद्ध विराम की स्थिति में अमेरिका मलक्का स्टेट के रास्ते से चीन की नौकाओं की आवाजाही पर रोक लगाकर उनकी अर्थव्यवस्था पर शिकंजा कस सकता है। चीन पहुंचने वाली काफ़ी सारी सामग्री और ऊर्जा के संसाधन नौकाओं के जरिए मलक्का स्टेट से गुजरते हैं। इसलिए चीन हिंद महासागर के जरिए नए रास्ते बनाकर मलक्का स्टेट के मार्ग पर अपनी निर्भरता कम करना चाहेगा। इसलिए एक समुद्री मार्ग पाकिस्तान और दूसरा म्यांमार के रास्ते खोला जा रहा है। यह क्षेत्र चीन के लिए बड़े बाजार भी बन सकते हैं। इसीलिए राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पिछले दशक के दौरान महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड योजना की शुरुआत की। इसका उद्देश्य अफ्रीका, यूरोप और एशिया के हवाई, समुद्री और भूमार्ग को जोड़ना है। इस योजना में 150 देशों को जोड़ने के लिए चीन सैकड़ों अरब डॉलर खर्च कर चुका है। भारत के मुकाबले चीन इस मामले में काफ़ी अधिक सक्रिय रहा है। पाकिस्तान के साथ मिलकर उसने रेल, सड़क, बंदरगाह का नेटवर्क बनाना शुरू किया, जिसके जरिए चीन के शिनजियांग प्रांत को हिंद महासागर से जोड़ा जा सकेगा। साथ ही वो अपने स्वायत्त तिब्बत से नेपाल की राजधानी काठमांडू तक रेल मार्ग बनाना चाहता है। नेपाल चीन और भारत के बीच घिरा हुआ है और यह भी भारत चीन के बीच एक टकराव का केंद्र बनता जा रहा है। इवान लिंडारेव कहते हैं, नेपाल के साथ भारत के विशेष संबंध रहे हैं, इसलिए वहां चीन का बढ़ता प्रभाव भारत के लिए बड़ी चिंता का विषय हो सकता है। नेपाल अपनी सप्लाई के लिए भारत पर निर्भर है। जब भी भारत नेपाल पर किसी बात के लिए दबाव डालना चाहता है तो इस पर सप्लाई पर नियंत्रण बढ़ा देता है या रोक देता है। अगर नेपाल का रोल और सड़कों के रास्ते सप्लाई शुरू हो जाए तो भारत का उस पर प्रभाव कम हो जाएगा। इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव पर अंकुश लगाने के लिए भारत ने श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ अपने अपने संबंध मजबूत करने शुरू कर दिए हैं। इवान लिंडारेव के मुताबिक चीन के आर्थिक प्रभाव का मुकाबला करने के लिए भारत ने भी दक्षिण एशियाई देशों को आर्थिक मदद देना शुरू कर दिया है। पिछले साल जब श्रीलंका आर्थिक संकट से गुजर रहा था तब भारत ने उसे 4 अरब डॉलर से अधिक की आर्थिक सहायता दी। श्रीलंका
ने चीन से भी कई अरब डॉलर का कर्ज ले रखा है। भारत भी पूर्व एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इवान लिंडारेव कहते हैं कि जो चीन दक्षिण एशिया में भारत के साथ कर रहा है, वही बात भारत चीन को घेरने के लिए जापान वियतनाम का साथ घनिष्ठ संबंध बनाकर कर रहा है। दक्षिण एशियाई देश इन दोनों के रसाकसी से बचने के लिए दोनों के साथ संबंध में संतुलन बनाए हुए हैं। भारत और चीन केवल एशिया ही नहीं बल्कि अफ्रीका और लातिन अमेरिका के देशों के प्रभाव को बढ़ाने के लिए स्पर्धा कर रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर चाइनीज एंड साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज के प्रोफेसर डॉक्टर गीता कोचर ने कहा है कि फिलहाल भारत सीमा पर शांति स्थापित करके उस विवाद को सुलझाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि भारत का मानना है कि सीमा पर शांति की बहाली के लिए बिना व्यापारिक मुद्दों पर बात नहीं हो सकती। दूसरा मुद्दा यह है कि चीन और भारत के बीच व्यापार में संतुलन की कमी है। डॉक्टर गीता आगे कहती हैं कि चीन से भारत को काफ़ी सामान निर्यात किया जाता है, लेकिन भारत से चीन को होने वाला निर्यात बहुत कम है। भारत ने उत्पादन क्षेत्र पर अधिक जोर नहीं दिया था। इस वजह से भारत से दूसरे देशों को होने वाला निर्यात कम रहा है। मगर 2020 के बाद भारत ने चीन पर सामान के लिए निर्भरता कम करने और अपने उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं। इसके अलावा भारत सरकार ने चीन की कंपनियों के भारत में व्यापार पर नियंत्रण के लिए भी कई कदम उठाए हैं। इसमें टैक्स वसूली और चीन के टेक्नोलॉजी व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए गए फैसले भी शामिल हैं। डॉक्टर गीता कोचर बताती हैं कि चीनी कंपनियां भारत में व्यापार तो कर रही थीं, मगर उसके भुगतान भारत के आधिकारिक बैंकिंग सिस्टम के तहत नहीं बल्कि चीनी ऐप्स के जरिए की जा रही थी। इसके लिए उस आर्थिक लेन देन पर कोई निगरानी नहीं हो पा रही थी और ना ही उनके जुड़ी फीस का और टैक्स दिए जा रहे थे। अब उस पर रोक लगा दी गई है। 2020 से भारतीय सरकार ने प्रवासी और राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए टिकटॉक और वीचैट समेत 300 से अधिक चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों में दिक्कतें जरूर आई हैं, लेकिन वो रुके नहीं हैं। डॉक्टर गीता कोचर ने कहा कि भारत और चीन अभी भी दवाइयों के उत्पादन, टेक्नोलॉजी और ऊर्जा के क्षेत्र में व्यापार बढ़ाने के लिए वार्ताएं कर रहे हैं। इसके अलावा चीन की कई कंपनियां, खास तौर पर मोबाइल फ़ोन उत्पादक कंपनियां, अभी भी भारत में व्यापार कर रही हैं। उसी तरह भारतीय कंपनियां भी चीन की कंपनियों में निवेश कर रही हैं, लेकिन फिलहाल तनाव के चलते भारत की ओर से व्यापार आगे बढ़ाने के लिए की जा रही वार्ताओं का सिलसिला धीमा किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर तैनात भारतीय सैनिक रिश्तों में तनाव की गूंज। लंदन के स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज SOAS के चाइना इंस्टीट्यूट के निदेशक स्वीट सेंग मानते हैं कि चीन और भारत के बीच स्पर्धा और संबंध इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका और देशों पर भी असर पड़ेगा। स्टीव कहते हैं, अगर चीन और भारत अपना सीमा विवाद शांतिपूर्ण ढंग से नहीं सुलझा पाते और युद्ध की स्थिति पैदा हो जाती है तो विश्व की दो बड़ी परमाणु शक्तियों के बीच टकराव हो सकता है। जहाँ तक चीन का सवाल है, मुझे नहीं लगता वो भारत को अपनी सुरक्षा के लिए किसी गंभीर खतरे की तरह देखता है। फिलहाल भारत उसकी सीमा पर एक परेशानी मात्र है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत और चीन संबंधों पर नज़र रखे हुए हैं। स्टीव सेंग भी मानते हैं कि अमेरिका भारत को थोड़ा अपनी ओर खींचना चाहता है और चीन को कुछ अलग थलग करना चाहता है। जून 2023 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्हाइट हाउस में
अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। उनकी अमेरिका यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच प्रतिरक्षा टेक्नोलॉजी और सामरिक सहयोग संबंधी कई समझौते हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, दोनों देशों के आपसी संबंध के इतिहास में फिलहाल संबंध सबसे अधिक घनिष्ठ है, मगर क्या संकट और परीक्षा की घड़ी में भी यह ऐसे ही बने रहेंगे? इस सवाल पर स्टीव शैंग कहते हैं, चीन को पीछे धकेलने में भारत अमेरिका की मदद करेगा, यह सोचना बस एक ख्याली ख्वाब है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत हमेशा अपने हितों को प्राथमिकता देगा, न कि अमेरिका के हितों और मूल्यों को। इसी साल जून में अमेरिका की यात्रा पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत रूस के साथ मिलकर काम कर रहा था और रूस चीन के साथ काम कर रहा है। रूस भारत की प्रतिरक्षा और ऊर्जा के कई ज़रूरतों को पूरा करता है। यही वजह है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ की अपील के बावजूद भारत ने यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस की भर्त्सना नहीं की। चीन ने भी सार्वजनिक तौर पर रूस की भर्त्सना नहीं की। दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के साझा बयान में यूक्रेन में कार्यवाही के लिए सीधे रूस को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। इस मुद्दे पर भी चीन और भारत साथ थे। लगता है यही आगे भी चलेगा। स्टीव शैंग की राय है कि भारत और चीन के बीच बुनियादी समस्या और तनाव में भी बदलाव नहीं आएगा और संबंध सुधारने की संभावना कम है, मगर निजी स्तर पर शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी के बीच संबंध अच्छे हैं। लेकिन दुनिया के अन्य देशों के पास चीन और भारत के आपसी संबंधों को सुधारने का कोई जरिया नहीं है। तो क्या भारत और चीन खुद आपसी संबंध सामान्य कर सकते हैं? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी के बीच मुलाकात सौहार्दपूर्ण रही, लेकिन नज़दीकी भविष्य में सीमा विवाद का हल निकलता नजर नहीं आ रहा है। एक्सपर्ट शिवानी मेहता का कहना है कि बातचीत के दरवाजे बंद नहीं हुए हैं और संघर्ष टालने के लिए वार्ताएं चल रही हैं। अपने आप में यह भी एक आशाजनक बात है।